नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। अब से करीब 7.5 महीना पहले 2 सितंबर 2023 को रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव की तैयारी के दौरान आरोप पत्र जारी किया था। तब उन्होंने एक लाइन कही थी, हमारी सरकार बनेगी तो हम भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। आज जब पूरे देश में इलेक्शन का माहौल है, लोकसभा चुनाव की गर्मा गर्मी है, इस बीच चुपचाप ईडी कुछ बड़े काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के भ्रष्ट अधिकारी के रूप में बदनाम हो चुके पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके सपूत यश टुटेजा को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल यश टुटेजा को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है, लेकिन ईडी ने शराब घोटाले मामले में अनिल टुटेजा को आर्किटेक्ट ऑफ लीकर स्कैम बताया था। अब अनिल टुटेजा और उनके पुत्र के विरुद्ध एक नई ईसीआईआर दर्ज की गई है। तो हमें समझना होगा कि आखिर इस ईसीआईआर के अनुसार आखिर यश टुटेजा को क्यों छोड़ दिया गया और अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी सुबह 4 बजे क्यों दर्शाई गई। 2000 करोड़ के शराब स्कैम मामले में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हैं। कई सफेदपोश चेहरे अभी बेनकाब होने बाकी हैं। इस पर यदि गौर करें तो ईडी ने शुरुआत में जिन कारोबारियों पर शिकंजा कसा था, उसके बाद धीरे धीरे गिरफ्तारी की आंच जब अधिकारियों तक पहुंची तो 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से अनिल टुटेजा और उनके पुत्र यश टुटेजा को जमानत मिल गई थी। उनके साथ कुल 6 लोगों ने राहत महसूस की थी, लेकिन ये राहत ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। 2 दिन बाद ही यानी 10 अप्रैल को अनिल टुटेजा और उसके पुत्र के विरुद्ध ईओडब्ल्यू ने एक फ्रेश एफआईआर दर्ज कर दी। इसी एफआईआर को आधार बनाकर अनिल टुटेजा फिलहाल ईडी के शिकंजे में आ चुके हैं। ईओडब्ल्यू ने अनिल टुटेजा उनके पुत्र को बुलाया तो था पूछताछ के लिए। पूछताछ भी तगड़ी हुई। 5 घंटे की पूछताछ के बाद जब राहत की सांस लेते हुए अनिल टुटेजा ईओडब्ल्यू के कक्ष से बाहर निकल रहे थे, तभी पिता पुत्र धर लिए गए। अब जो बड़ी कार्रवाई होने जा रही है उस पर गौर करना होगा। कुछ बड़े नेताओं के विरुद्ध शिकंजा कसा जा रहा है, खासकर कवासी लखमा पूर्व आबकारी मंत्री रहे थे। ये भी उन 71 आरोपियों की सूची में शामिल हैं जिन्होंने जमकर शराब घोटाले में अपनी सहभागिता दी। 50-50 लाख रुपए निरंजन दास जो उस समय के आबकारी आयुक्त थे, उन्हें और कवासी लखमा को हर महीने मिलते थे। इस बात को ईडी ने कोर्ट के सामने रखा और कुछ सबूत प्रस्तुत किए। जो गिरफ्तारियां हो रही है उसकी आंच छत्तीसगढ़ की राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली है। हमारे पास शराब घोटाले मामले में जो ताजा अपडेट आए उनके अनुसार फिलहाल आबकारियों को बुलाया जा रहा है। इसके बाद नंबर होगा कारोबारियों का, उसके बाद नेताओं के विरुद्ध शिकंजा कसा जाने वाला है। जो फ्रेश ईसीआईआर दर्ज की गई है उस बारे में हमें समझना होगा कि आखिर ईसीआईआर होती क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय सूचना रिपोर्ट दर्ज करती है, जिसे इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ईसीआर कहा जाता है। ईसीआईआर में मामले से जुड़ी जानकारी होती है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप और आरोपी के बारे में सारा विवरण होता है, जिस पर ईडी इन्वेस्टिगेशन करती है। कुल मिला के ईसीआईआर एफआईआर की तरह काम करती है, लेकिन यहाँ शक्ति और पावर कुछ ज्यादा ही होता है। ईडी के द्वारा शराब घोटाले मामले में पहले ही कुछ कारोबारी और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अब नंबर नेताओं का है, ऐसे नेता जिनका नाम एफआईआर में भी दर्ज नहीं है। इस पर भी कुछ शिकंजा कसा जा सकता है। फिलहाल ईडी की ओर से सम्मन भेजा जाना शुरू किया जा चुका है। जो आरोपी है उनके नाम आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। सबसे पहले आईएएस तत्कालीन संयुक्त सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अनिल टुटेजा का नाम है। उसके बाद अनवर ढेबर, इसके बाद अरुणपति त्रिपाठी, मेसस रतन प्रिया, कवासी लखमा, निरंजन दास जो आईएएस रहे हैं, जनार्दन कौर, अनिमेश नेताम, विजय सेन शर्मा, अरविंद कुमार पटले, प्रमोद कुमार नेताम जैसे वो तमाम नाम हैं जो बचने की खूब कोशिश करेंगे। लेकिन अब जो साक्ष्य गवाही दे रहे हैं इनमें से कई ऐसे हैं जो पहले ही ईडी और जांच एजेंसियों को सहयोग करते हुए पूरी पोल खोलना शुरू कर चुके हैं। पैसों का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, कौन कौन लोग पैसे लेते रहे, ये जो नाम आप देख रहे हैं इसमें तमाम शराब से जुड़े कारोबारियों के भी नाम है। त्रिलोक सिंह ढिल्लन का 34वें नंबर में आप नाम देख सकते हैं। यश टुटेजा 35 नंबर पर, नितेश पुरोहित के अलावा कई होटल संचालकों के भी नाम है, जिसमें भिलाई, दुर्ग, रायपुर के रहने वाले कुछ नेताओं के भी नाम है। एक विजय भाटिया का नाम है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी बताए जाते रहे। ऐसे ही आखिरी में आप 67 नंबर पर विवेक
विधायक का नाम देख सकते हैं जो छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं, और कुछ अज्ञात कांग्रेस के पदाधिकारियों के नाम है। 59वें नंबर पर आबकारी अधिकारी का नाम है और 70वें नंबर पर विकास अग्रवाल और साथी गण के नाम है। दरअसल ये मामला नकली शराब, नकली होलोग्राम और घोटाले से भी कहीं ज्यादा है। इसमें जो सिंडिकेट काम कर रहा था, उनके किंग पिन माने जाने वाले मास्टरमाइंड अनिल टुटेजा के अलावा भी एक और नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। वैसे तो बीएसएनएल के अधिकारी रहे, लेकिन डेपुटेशन में गुड़ा भाग करते हुए छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के विशेष सचिव बन गए थे अरुणपति त्रिपाठी। इन्हें बिहार से दोबारा तिबारा दबोच कर लाया गया है। अरुणपति त्रिपाठी के बारे में एक बात स्पष्ट है कि 18 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू के वकील ने अरुणपति त्रिपाठी की रिमांड मांगते हुए कहा था कि शराब घोटाले मामले में जांच के दौरान एपी त्रिपाठी, उनकी पत्नी और परिवार के लोगों के विदेश में बैंक अकाउंट होने की जानकारी मिली है, जिसकी जांच करनी है। वकील ने कोर्ट को बताया कि त्रिपाठी ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी रहते हुए शराब की सेलिंग करने वाले ट्रैकिंग सिस्टम को ही कमजोर कर उसका फायदा उठाने के लिए बहुत से लेटर एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर को भेजे थे। फिलहाल आगामी 25 अप्रैल तक अरुणपति त्रिपाठी ईडी की कस्टडी में है, रिमांड में है। वहां उनसे जो पूछताछ हो रही है और हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब बारी है कांग्रेस के कुछ ऐसे सफेद पोस्ट नेताओं की जिनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इस मामले में पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। जो सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे वो संदेहास्पद और कमजोर थे, लेकिन अब जब आरोपी ही ईडी और जांच एजेंसियों को सहयोग करने लगे हैं तो जाहिर तौर पर इसका असर तो तगड़ा होगा ही। अब यहाँ सभी को समझ में आ गया होगा कि आखिर अमित शाह 2 सितंबर 2023 को क्यों कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। तब उस बयान की तगड़ी प्रतिक्रिया कांग्रेस की ओर से हुई थी। हालांकि उस समय अमित शाह ने अन्य मामलों में सीधे तौर पर कांग्रेस का नाम लिया था, लेकिन जब ये लाइनें कह रहे थे तब उन्होंने कांग्रेस का जिक्र नहीं किया। लेकिन तगड़ी प्रतिक्रिया जब कांग्रेस की ओर से आई तभी लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। जब धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ की राजनीति पर इसका सीधा असर पड़ेगा। राजनीति से जुड़े ऐसे ही विकृत रूपों को जाने समझने के बाद आम जनता राजनीति में आने से कतराती है। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। लेकिन इतना सब देखने के बाद अच्छे लोगों को राजनीति से दूर नहीं जाना चाहिए, वरना देश और समाज का क्या होगा, जहां बुरे लोग राजनीति में काबिज हो जाते हैं, जेल में बैठकर चुनाव लड़ लेते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। दरअसल कहीं ना कहीं कमजोरी उन अच्छे लोगों की है जो खुद को तटस्थ बताकर कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से गलत लोगों का ही साथ देते हैं। तो आज के अंक के लिए मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।